पे फिनिश हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन स्टार्ट हो जाएगा इसलिए। सर सेक्शन ए में तो क्या कहते हैं, ये फॉस्फोर नाइट्रोजन वाला कम है, फॉस्फोरस वाला वही ब्लैक फॉस्फोरस ये सब ज्यादा आ गया है। हाँ सर, ये उसमें ज्यादा है। हाँ उसके 5-6 क्वेश्चन बल्कि छोड़ भी देते कि कभी आप पढ़ाएंगे उसको बाद में। तो ऑक्सीएसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में लिखो, पहला लिखोगे, पहला लिखिए नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ऐसे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो पढ़ा देते हैं नाइट्रस एसिड। यदि लो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होगा HNO2। नाइट्रस एसिड क्या होगा? HNO2 ना। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2 होता है ना, बोलो। ठीक है, हेलो सर सर आवाज आपकी स्लो आ आवाज रही है। बहुत स्लो आ रही है और वीडियो पे आपकी फोटो भी नहीं दिख रही है। फोटो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने आईपैड को चार्ज में लगा रखा है, इसलिए दिखा होगा। चलो वीडियो बंद कर देता हूँ मैं तब तक के लिए, थोड़ा देर के लिए, जब चार्ज हो जाएगा फिर शुरू करते हैं। अभी आवाज आने लगेगा, तुरंत आने लगेगा। जैसे सोफे पे बैठ जाइए आप ना। हाँ वही कर रहे हैं ना। चार्जर जैसे है क्या है कि नीचे लगा हुआ है, ऊपर लगा नहीं है, तो दिक्कत ये हो जा रहा है। अभी मेरा चेहरा दिख रहा है? वाह। हाँ हाँ अब दिख यस। रहा है सर एकदम। तो मैं नीचे बैठ के पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि ऊपर बैठने में क्या हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है। चलो ठीक है, नाइट्रस एसिड की बात कर रहे थे। इसमें लिखो प्रिपरेशन लिखना है पहले। प्रिपरेशन लिखो। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में क्या होगा, जो HNO2 है, सबसे पहले आप HNO2 का प्रिपरेशन आप करा सकते हो NaNO2 प्लस HCl से ना। ये प्रिपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl, ये क्या बन जाएगा आपका? NaCl प्लस HNO2, NaCl प्लस HNO2। इसको लिख लो पहले। प्रिपरेशन में पहला होगा NaNO2 प्लस HCl गिव NaCl प्लस HNO2। ठीक है, बोलो, ये तो जी कोई सर। दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद N2O3 हाइड्रोलिसिस कर दो इसको। तो यहाँ पे N2O3 जो चार्ज देखोगे तो +3 पे है ना, तो ये बनाएगा HNO2 और साथ में बना लेगा HNO2 बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? HNO2। N2O3 प्लस वाटर गिव HNO2। N2O3 प्लस वाटर गिव क्या हो जाएगा? HNO2 ना, बोलो। जी सर। और इसके बाद यहाँ लिखना है इट इज हाईली अनस्टेबल। इसमें लिखिएगा इट इज हाईली अनस्टेबल। नाइट्रस एसिड हाईली अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है। इट इज हाईली अनस्टेबल, इसको हीट कर दोगे तो टूट जाएगा। HNO2 को हीट करने से ये बनता है HNO3 और साथ में बन जाता है NO। HNO3 प्लस NO बनता है। HNO2 हाईली अनस्टेबल होता है और इसको आप तोड़ देते हो तो क्या बनेगा? ये HNO3 प्लस NO बनेगा। ठीक है, यहाँ तक इतनी यस बात सर। क्लियर हो रही है? तो इसको लिख लो पहले, प्रिपरेशन लिख लो N2O3 के सर बारे में। ये हाईली अनस्टेबल क्यों होता है? ये हाईली अनस्टेबल क्यों होता है? ये देखो HNO3 इसके साथ स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। HNO2 जो है ना, देखो अनस्टेबल इसलिए बोला भी जाता है, जब उसको हीट करोगे अगर वो टूट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसकी स्टेबिलिटी कम है। अगर वो नहीं टूटेगा तब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी। आप खुद सोचो, HNO2 को हीट करोगे तो क्या होगा? ये पूरा डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाता है, इसका मतलब ये क्या है? हाईली अनस्टेबल है, तभी ना डिकम्पोज हो जा रहा है। आप बहुत कम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये टूट जाएगा। HNO2 टूट कर क्या बना लेगा? HNO3 प्लस NO बना लेता है, तो इसीलिए इसको हाईली अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो। इसके बाद यहाँ पे लिखना यस है, सर। इसके बाद यहाँ लिखिएगा छोटी सी बात और लिख लो, ये थोड़ा प्रॉपर्टीज में लिख लो। ये कलरलेस लिक्विड होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ये याद कर लेना। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, ये कलरलेस लिक्विड होता कलरलेस। है। HNO2 जो होता है वो कलरलेस क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, और देखो HNO2 एसिड तो है ही। HNO2 क्या है? एसिड है लेकिन वीक एसिड है। HNO2 क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो ये बेस के साथ रिएक्ट तो कर ही सकता है। अगर आप HNO2 को NaOH से रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर NaNO2 प्लस वाटर बनेगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये वीक एसिड तो है ही ना। HNO2 वीक एसिड होता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये कलरलेस लिक्विड है, HNO2 को हीट करोगे
तो HNO3 प्लस NO बनेगा, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जहां भी इंपॉर्टेंट लिखना है वहां याद कर लीजिएगा। HNO2 को हीट करने से HNO3 प्लस NO बनता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। यस सर। HNO2 हीट करने से HNO3 प्लस NO बनता है, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछेगा। कलरलेस लिक्विड होते हैं इसके ऊपर वाला रिएक्शन में तो आसान है सब। देखो N2O3 हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाएगा, HNO2। देखो कभी भी हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, तो N2O3 का नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो जो HNO2 बन रहा है उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। तो ऑन ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पकड़ में, जैसे N2O5 का हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो HNO3 बनता, N2O5 का हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनेगा, HNO3 बनेगा। तो N2O3 के हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनेगा, HNO2 बनेगा, ठीक। अब देखो HNO2 में, HNO2 को आप देखोगे तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसा है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो दोनों तरह का बिहेवियर कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो Yes. सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। नहीं, अगर कोई इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग की तरह भी काम करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it act as oxidizing agent as well as reducing agent, as well as reducing agent। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। तो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या बात, क्यों है ऐसा, क्योंकि HNO2 में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ जाता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दोनों तरफ जाता है, इसीलिए ये +5 में भी जा सकता है और +2 में भी जा सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो देखो अब यहाँ पे पहला वाला लिख लो, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद को रिड्यूस करे, तो पहला आप यहाँ लिखिएगा HNO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NO में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है NO में। अगर HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो NO में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, NO में। और अगर NO में। हाँ, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो ये HNO3 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप खुद सोचो HNO2 +3 पे है तो वो घटेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं होगा। तो HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव NO और HNO2 रिड्यूसिंग एजेंट गिव HNO3। समझ में आ रहा है, तो HNO2 जी सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये NO बनाएगा। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ उसको आप लोग बताना, जैसे पहला रिएक्शन लिख रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन लिख लो आप इसी के साथ HNO2 के साथ, यहाँ पे लिख लीजिएगा HNO2 के साथ रिएक्शन लिख रहे हैं, उसको आप लिखिए। देखिए अगर मान लीजिए अगर आपके पास आया, अगर आपके पास मान लो H2S आया, H2S किस क्या आया, H2S आया, H2S कहाँ पे है, देखो -2 पे है ना, तो सल्फर क्या करेगा, सर। ऑक्सीडाइज करेगा, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, सल्फर, H2S सल्फर बनाएगा, और HNO2 क्या बनाएगा, NO बनाएगा, HNO2 क्या बनाएगा, NO बनाएगा, और H2S क्या बनाएगा, सल्फर बनाएगा। अब देखो जो मिनिमम पे है वो तो भाई 0 पे जाएगा ना, -2 कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। उसी तरह से जैसे SO2 है, SO2 जो है वो कहाँ जाएगा, ये जाएगा SO4 2 माइनस में, क्यों, क्योंकि ये +4 है तो कहाँ जाएगा, +6 में जाएगा। HNO2 में SO2 कहाँ जाएगा, SO2 जाएगा SO4 2 माइनस में। देखो आप एक को रिड्यूस करोगे दूसरे को ऑक्सीडाइज करना ही पड़ेगा ना, अगर आप एक को रिड्यूस करोगे दूसरे को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, मानते हो आप, बोलो। यस सर। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद अगर मैं बात करूं, सल्फर ले लेते हो, अगर आप सल्फर लोगे तो कहाँ जाएंगे आप, सल्फर जाएगा SO2 में, 0 है, 0 से +4 में जाएगा। उसे मान लो Fe+2 ले लिया आपने, तो Fe+2 HNO2 के साथ Fe+3 जाएगा, SN+2 ले लिया आपने तो कहाँ जाएगा, ये SN+4 में जाएगा। ऐसे तो ये जब HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और उसके पास कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आएगा, जैसे H2S आया, तो H2S क्या कर सकता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, रिड्यूस तो कर नहीं पाएगा,
H2S अपने आप को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अगर वो ऑक्सीडाइज करेगा तो कहाँ जाएगा, सल्फर पे जाएगा। और SO2 अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि HNO2 क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। HNO2 घट के NO बनाएगा और अदर्स जो भी हैं वो सब क्या बनाएंगे, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे। जैसे +4 +6 में जाएगा, 0 वाला +4 में जाएगा, Fe+2 वाला Fe+3 में जाएगा, Sn+2 वाला Sn+4 में जाएगा। तो जब HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है उसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज कर देना है। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। समझ में आ रहा है ये बात। उसके बाद अगर HNO2 तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अगर HNO2 रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो ये HNO3 में जाएगा। किस में जाएगा, HNO3 में जाएगा। ये ऑक्सीडाइज करेगा तो इसके लिए आपको, इसके लिए क्या चाहिए होगा, अगर HNO2 HNO3 में जाए उसके लिए आपको अगला जो भी रिएजेंट लेना होगा वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेना होगा। जैसे मान लो KMnO4 है, KMnO4+7 है। क्या मैग्नीज और ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्या नो मैग्नीज सर। और ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mn+2। क्या बन जाएगा ये, Mn+2। हाँ Mn+. क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना, HNO2 क्या है, एसिड है ना, तो ये एसिडिक मीडियम है। हम्म. ये किसमें है, एसिडिक मीडियम में। हमेशा याद कर लो कि Mn+7 जो है वो Mn+2 में जाता है। K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये कहाँ जाएगा, क्रोमियम+3 में। अगर एसिडिक मीडियम है हाँ. तो क्रोमियम+3 में जाएगा। ये एक लिख लो आप, ये लिख लो आप। समझ में आ रहा है यहाँ तक। जी सर जी. Yes, sir. उसके बाद ये सब मैक्सिमम यस वाला सर। है। अब जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन मान लो, ओजोन टूट के तुरंत बन के क्या जाएगा, O2 में जाएगा। ओजोन तुरंत टूट जाता है O2 में। H2O2 को तोड़ोगे तो कहाँ जाएगा, ये -1 में है, ऑक्सीडाइज होगा। तो -1 H2O2 जो है किस में जाएगा, O2 में जाएगा ना। H2O2 वाटर, सर हाँ रिड्यूस करना है ना, रुक जाना है। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे मतलब इन दोनों का मतलब है, जैसे HNO2 हमारे पास आ गया आ और गया HNO2 का रिएक्शन हम KMNO4 से करा रहे हैं, तो तो एक जो KMNO4 होगा वो Mn+2 में ब्रेक होगा. हाँ KMNO4 Mn+2 में ब्रेक होगा और HNO2 HNO3 बनाएगा। KMNO4 के साथ और भी रिएजेंट होगा, जैसे K2SO4 भी ले सकते हो आप, KMNO4 प्लस H2SO4 प्लस HNO2, तो HNO2 HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कोई भी चीज सिंपल वे है, सिंपल वे में आप समझ लो एक बार। सिंपल वे है उसको समझना कि HNO2 यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +3। इसमें दोनों हाँ. टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज होने की भी और रिड्यूस होने की भी। खुद की टेंडेंसी इसकी दोनों की है। ये +3 से +5 भी जा सकता है और +3 से +2 भी जा सकता है। तो अब यहाँ पे सोचना ये है कि अगर तुम्हारे पास मान लो KMNO4 आया तो इसको, अब यहाँ पे KMNO4 में मैग्नीज तो रिड्यूस ही होगा हमेशा। KMNO4 में मैग्नीज हमेशा क्या होगा, रिड्यूस ही होगा, ये सत्य है। तो HNO2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज। K2Cr2O7 ये हमेशा रिड्यूस ही होगा, तो HNO2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। O3 क्या होगा, O3 हमेशा रिड्यूस ही होता है, O2 में भी बदलता है। तो O3 O2 में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। H2O2 जो है -1 है और अगर ये -2 में जा रहा है, अगर -2 में जा रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट है बस, एक रिड्यूस होगा दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर कट पिक्चर है कि अगर HNO2 के साथ सर ये सारे ही रिएक्शंस, सर ये सारे रिएक्शंस एसिडिक मीडियम में हो रहे हैं। देखो KMNO4 एसिडिक, HNO2 एसिड है ही ना, HNO2 तो खुद में एसिड है। HNO2 ऐसा तो नहीं यस कि सर। एसिड नहीं है। तो ये रिएक्शन हाँ सर एसिडिक ऐसे मीडियम में होगा। है। K2Cr2O7 Cr+3 O3 O2 में बदलेगा और H2O2 वाटर में बदलेगा। तो ये तो रिएक्शन हो ही रहा है ना। देखो एक सिंपल सा ये है, एक सिंपल सा भी ये है कि अगर कोई यस सर। ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो मोस्ट ऑफ द हाँ केसेस में रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है, बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा नहीं। लेकिन एक बार मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि अगर HNO2 तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो KMNO4 क्या हो जाएगा, रिड्यूस। भाई ये +7 पे ये तो आगे नहीं जा सकता, ये जब भी होगा तो यस घटेगा ही। सर। और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा ही, सीधी सी बात। एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ऐसे समझ लो। एक घटेगा दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ठीक एक सर आ गया. हाँ. एक को घटाओगे दूसरे को बढ़ाओगे, यस मतलब सर। एक रिडॉक्स रिएक्शन जैसा कंसेप्ट तो बनाना ही है अपने को। एक रिडॉक्स रिएक्शन जैसा तो कंसेप्ट आपको बनाना ही है। तो ये HNO2 वाला रिएक्शन एक बार देख लो। ऐसे ये पूछता नहीं है लेकिन तब भी, जैसे
आपका थोड़ा सा डी ब्लॉक भी यहाँ पे कवर हो रहा है। देखो KMnO4 HNO2। सर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा वो तो नीचे आएगा, और जो ये लोएस्ट में रहेगा वो ऊपर जाएगा, लेकिन सर सही जो बात है। इंटरमीडिएट रहेगा सर उसको कैसे पता करेंगे कि वो कहाँ पर जाएगा? देखो इंटरमीडिएट वाले में थोड़ा सा टेंशन रहता है, क्योंकि इंटरमीडिएट दोनों तरह का बिहेवियर कर सकता है। तो यस सर। देखो अब तो सीधी सी बात है कि अगर KMnO4 के साथ HNO2 आया तो क्लियर है कि मैग्नीज वाला रिड्यूस होगा, तो HNO2 यस वाला सर। +3 से कहाँ जाएगा, +5 में ही जाएगा ना। +3 से हाँ कहाँ जाएगा, +5। तो HNO2 का इधर होगा, HNO3 में कन्वर्ट होगा। अगर वो +2 से यस +5, +3 से +5 जाएगा तो वो कहाँ कन्वर्ट होगा, इसी में कन्वर्ट होगा। और तो दूसरा कोई उपाय है आपके पास? तो सर जैसे हमसे अगर पूछे कि कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग का दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उसमें हम लोग इंटरमीडिएट देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखा जाता है। जैसे H2O2 तुम्हारा होता है, जैसे आगे पढ़ोगे भी आप, H2O2 जो है वो यस -1 सर। वाला है, तो -2 भी जा हाँ सकता है और 0 भी जा सकता है। अगर -2 हाँ गया तो रिडक्शन किया, और 0 गया तो ऑक्सीडेशन हाँ। किया। तो H2O2 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो जो भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। रिड्यूस भी उसी तरह कर से आप और सकता है। देख सकते हो, जी जैसे Cl2 के साथ HNO2 आया तो Cl2 कहाँ जाएगा, Cl- में। Br2 के साथ HNO2 आया, ये कहाँ जाएगा, Br Br-। ऐसे HNO2 रिड्यूसिंग एजेंट, HNO3 KMnO4 Mn+2 K2Cr27, इस तरह से कुछ रिएक्शंस है। देखो बहुत ज्यादा रिएक्शन याद नहीं करना है, छोटी सी चीज हम समझ लो। अगर कोई लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा। कोई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो वो हमेशा रिडक्शन करेगा, और कोई इंटरमीडिएट है तो दोनों तरह का बिहेवियर रखेगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जैसा जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा वो काम कर लेगा। समझ लो, अगर ड्वेल नेचर किसी में होता है तो उसका क्या मतलब होता है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट आएगी वैसा वो काम कर लेगा। HNO2 दोनों तरह का काम करेगा, एक बार वो अपने आप को ऑक्सीडाइज भी करेगा और एक बार वो अपने आप को रिड्यूस भी कर सकता है। HNO2 का बिहेवियर ड्वेल नेचर है, HNO2 ड्वेल नेचर है। क्यों नेचर ड्वेल है, क्योंकि आपको पता है कि वो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, और कोई भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को जब शो करता है तो उसके साथ ये संभावनाएं तो आ ही जाती है ना, ये संभावनाएं रहेगी ही उसके साथ। क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर आ गया? क्लियर है सर जी सर। क्लियर है। तो जी HNO2 वाला थोड़ा सा एक बार आपको यस एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। और HNO2 देखो NCERT में है नहीं, तो रिएक्शन बहुत नहीं पूछेगा, सिंपल रिएक्शन पूछेगा, और सिंपल रिएक्शन का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है, इसी में थोड़ा सा एक और है, डिटेक्शन ऑफ NO2-। NO2- का डिटेक्शन कैसे करते हैं, उसका एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटेक्शन ऑफ NO2-। NO2- का डिटेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये टेस्ट ट्यूब ले लो, और यहाँ पे एक ऐसा ले लो, और इधर से क्या करते हैं, H2SO4 डालते हैं, H2SO4, और ये सॉल्यूशन लिया जाता है यहाँ पे FeSO4 और साथ में NaNO2। और यहाँ से क्या करते हैं ना, जो H2SO4 डालते हैं ना, वो इस जो यहाँ पे बाउंड्री दिख रहा है उसी बाउंड्री से चिपका कर डालते हैं। H2SO4 पूरे में नहीं डाला जाता है, पूरे में नहीं डाला जाता है। पूरे में क्यों नहीं डाला जाता है, ये सोचने वाली बात है। पूरे में नहीं डाला जाता है, जैसे H2SO4 जब डाला जाता है यहाँ पे, तो इससे सटे सटे डाला जाता है ऐसे यहाँ पे। इसके कारण क्या होता है ना कि यहाँ पे एक ब्राउन बनता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे पूरे में नहीं बनता है, पूरा ट्यूब ब्राउन कलर का नहीं होता है, पूरा ट्यूब ब्राउन कलर का नहीं होता है, क्योंकि अगर H2SO4 पूरे में डाल दोगे ना तो पूरा ब्राउन कलर हो जाएगा, तो पूरा ब्राउन कलर नहीं बनाया जाता है। यहाँ से क्या करते हैं, इसे बाउंड्री से सटाकर H2SO4 डाला जाता है, जिसके कारण एक कहीं पे एक जगह मिलता है, ये तो सब Fe+2 मिलता है, H2SO4 मिलता है, और वहां पे एक ब्राउन रिंग बनता है। मतलब पूरा सॉल्यूशन ब्राउन नहीं होता है, पूरा सॉल्यूशन ब्राउन नहीं होता है। ब्राउन सॉल्यूशन पूरा हो सकता था जब पूरा H2SO4 डाल देते, एक साथ डाल देते, और पूरे में आ जाता है H2SO4, तब वो ब्राउन रिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ब्राउन पूरा नहीं होता है, ये H2SO4 इससे डाला जाता है ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका रिएक्शन देखोगे आप लोग, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। जैसे Fe+2 है आपके पास क्या है, NO2- है, और आपके पास क्या है, SO4 है। जब इनको आप मिलाते हो, इनको मिलाने से आपका जो बनेगा Fe+3 बनेगा। क्या बनेगा, Fe+3, और साथ में क्या बनेगा, NO बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Fe+2 + NO2- + SO4 2-।
ये गिव होगा Fe+3 प्लस NO, और इसी NO में क्या करते हैं हम लोग, इसी NO में FeSO4 फिर से मिला देते हैं, ये एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है FeH2O5 NO, और यहाँ पे बन जाता है SO4, इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये डिटेक्शन ऑफ NO2 माइनस भी है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हुआ उसमें जो NO होता है वो कैसा होता है, नाइट्रोसोनियम के फॉर्म में होता है या नाइट्रोसिल के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सर जो NO प्लस में होता है यहाँ पे। NO प्लस के फॉर्म में होता है, नाइट्रोसोनियम के फॉर्म में होता है। यहाँ पे NO प्लस के फॉर्म में होगा, नाइट्रोसोनियम के फॉर्म में होगा। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन +2। स्टेट +1, क्योंकि देखो X है, ये H2O 0 हो जाएगा तुम्हारा, NO+1 हो गया और SO4 -2 हो गया, 0 हो जाएगा, X इक्वल टू क्या आ जाएगा +1। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो ये जरूर याद रखिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए आप, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज +1, और इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन in brown ring complex is +1. Oxidation state of iron in brown ring complex is +1. आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज +1। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है और ये डिटेक्शन ऑफ NO2 माइनस, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना आप। ये पूछता है, देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, बस इतना ही, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये जरूर याद रखना क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आता है, जिसके बारे में हमने शायद पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताया होगा। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ऐसे होता है, इसको बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ NO2 माइनस। एक बार देख लो, इसको लिखना है, लिख। इसके बाद आता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो एक बार और बता दीजिए, देख लो एक बार, से एक बार और बता मैं दीजिए। ये बोल रहा हूँ कि FeSO4 लिया आपने, NO2 यस माइनस लिया, NaNO2 FeSO4 का टेस्ट ट्यूब में लिया आपने, और उधर से क्या डाला आपने, SO4 -2 डाला आपने, H2SO4 जिसको आप बोल रहे हो, H2SO4 डालोगे ना तो ये पहले Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा Fe+3 में, और NO2 माइनस रिड्यूस होकर NO बनाएगा। NO2 माइनस जो है वो NO में बदल जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो NO2 माइनस Yes, sir. NO में और Fe+2 Fe+3 में, और इसके बाद NO के साथ FeSO4 डालोगे एक्सेस करके, तो ये बनता है FeH2O5 NO और SO4। पहला क्वेश्चन तो ये भी होता है, इनमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeH2O5 NO SO4, याद रखना ये काम। और साथ में ये आप जरूर रखना कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 होता है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में कितना होता है, +1 होता है। क्लियर है ये बात? बोलो यहाँ तक। Yes, sir. इसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो नाइट्रिक एसिड से संभावना मान सकते हैं। नाइट्रिक एसिड का 2-3 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। चलिए मेरे साथ देखो आप एक बार, नाइट्रिक एसिड लिख लो पहले आप, नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे लिख लेना आप HNO3। नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है। अब इसका प्रिपरेशन देख लो आप, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन क्या होगा। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन के लिए पहला लिखना है जो ऑस्टोल्ड प्रोसेस होता है, ऑस्टोल्ड मेथड, एक प्रिपरेशन होता है ऑस्टोल्ड मेथड से, ये NCERT में भी गिवन है, इसलिए आपको जरूरत पड़ेगा। ये लिखिएगा ऑस्टोल्ड मेथड या ऑस्टोल्ड प्रोसेस, याद है आपको? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑस्टोल्ड प्रोसेस वाला। प्रिपरेशन ऑस्टोल्ड मेथड से होता है, प्रिपरेशन ऑफ ऑस्टोल्ड मेथड, ये याद आ रहा है क्या? ऑस्टोल्ड मेथड किसी को याद है? यस सर, आयनिक इक्विलिब्रियम में है।
नहीं वो तो है, वीक एसिड ये का रिएक्शन वाला कुछ याद है क्या? ऑस्टोल प्रोसेस याद है? ऑस्टोल प्रोसेस में रिएक्शन क्या होता है? हम तो रिएक्शन जानना चाहते हैं ना, बताओ ऑस्टोल प्रोसेस में रिएक्शन कैसा होगा? तो देखो इसमें सबसे पहले तो एक ये पूरा स्टेप याद करना है आपको, पूरा स्टेप याद करना है क्योंकि ये जरूरी पड़ेगा आपको। जैसे NH3 जो होता है, जब NH3 को O2 के साथ रिएक्ट कराते हो और यहाँ पे प्लेटिनम या फिर रोडियम और इसको हीट करोगे तो ये बनता है NO और प्लस वाटर, NO प्लस वाटर। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। पहला NH3 लेकर, ये रिएक्शन याद करना है क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम में आता है, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। NH3 O2 के साथ रिएक्ट करता है तो NO प्लस वाटर बनता है और यही NO जो है वो O2 के साथ रिएक्ट करके NO2 बनाता है। ये क्या बनाता है? NO2 बनाता है। NO प्लस O2 गिव NO2 और यही NO2 का रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं, ये क्योंकि मिक्स एनहाइड्राइड होता है ना NO2, इसमें बनता है HNO3 और साथ में बनता है HNO2 क्योंकि मिक्स्ड एनहाइड्राइड है ना। NO2 क्या है? मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। इसमें दोनों बनेगा HNO3 प्लस HNO2 और फर्दर क्या होता है कि जो HNO2 है इसको हीट कर देते हैं तो क्या बन जाता है HNO3 और साथ में क्या बन जाएगा NO। ये बताया हुआ है अभी हम आपको, HNO2 को हीट करोगे तो HNO3 प्लस NO, तो यहाँ से NO रिकवरी हो जाता है। देखो ये NO रिकवर हो गया, ये जो NO बना ना, यहाँ भी NO बना, यहाँ भी NO बना, ये रिकवर्ड हो गया। इसलिए HNO2 टूट के खत्म हो गया, फिर बना क्या? बचा क्या? HNO3 बचा ना। ये NO जो है ये बन के आप यहाँ पे इसको यूज कर लिए, ये NO जो बना इसको यहाँ पे यूज कर लिए तो NO तो रहा नहीं, बचा क्या? HNO3 बना ना। तो प्रोडक्ट क्या बन जी जाएगा? सर। HNO3। ये प्रोडक्ट बनता है SNO3। ये ऑस्टोल्ड प्रोसेस है, ये याद करना है आपको। याद करिए, पहला मेथड है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये वाला रिएक्शन सीधे आता है क्वेश्चन में कि NH3 प्लस O2 प्लेटिनम और रोडियम लेकर हीट करोगे तो क्या बनेगा? आंसर होगा NO प्लस H2O। NH3 प्लस O2 प्लेटिनम और रोडियम लेकर क्या बनाओगे? आंसर होगा NO प्लस वाटर, NO प्लस वाटर, NO प्लस O2 NO2 और NO2 क्योंकि मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है उसमें दोनों एसिड बनेगा, HNO3 भी बनेगा, HNO2 भी बनेगा। लेकिन HNO2 फिर डिकम्पोज हो जाएगा HNO3 और NO, तो NO को साइकिल में यूज किया जाएगा। फिर NO तो हमारा यूज में आ गया, NO क्या है? साइकिल में यूज हो गया। तो प्रोडक्ट क्या दिखेगा मुझे? HNO3 दिखेगा ना। NO तो साइकिल में यूज हो गया ना, जी सर जी। साइकिल के दौरान तो NO यूज हो गया। तो प्रोडक्ट में आप क्या बताओगे? बाई प्रोडक्ट नहीं रहा, क्योंकि NO को बनाते जाएंगे हम, प्रोडक्ट उसको यूज करते जाएंगे, तो बाई प्रोडक्ट नहीं हुआ हमारा। तो सीधे क्या बन गया? नाइट्रिक एसिड बन गया। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन ये याद करना है, ये याद करना है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। ऑस्ट्रोल प्रोसेस नेम वाला जो भी चीजें थोड़ा याद रखना जरूरी है आपको। ऑस्ट्रोल प्रोसेस में पहला 2 क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रोल प्रोसेस से क्या प्रिपेयर होता है? ऑस्ट्रोल प्रोसेस से HNO3 प्रिपेयर होता है, पहला क्वेश्चन। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्ट्रोल प्रोसेस से आप क्या बनाते हो तो आप बोलिएगा नाइट्रिक एसिड बनता है। ऑस्ट्रोल प्रोसेस से क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद आपसे कोई पूछे कि ये कैसे रिएक्शन होता है, जैसे अमोनिया और O2 रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो आप बोलिएगा NO प्लस वाटर बनता है, NO प्लस वाटर बनता है, ठीक है। जी सर। क्लियर हो गया? ये पहला प्रोसेस ऑस्ट्रोल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस आता है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है बट तब भी आप लिख सकते हो, जैसे NaNO3 ले लो आप, NaNO3 या AgNO3 ले लो, AgNO3 ले लो। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, AgNO3 ले लो और साथ में Na2SO4 ले लो, साथ में Na2SO4 या H2SO4 ले लो। बेहतर है कि H2SO4 ही ले लिया जाए, तभी तो बनेगा ना। H2SO4 ले लो, तो ये रिएक्शन ऐसे बन जाता है, HNO3 और प्लस प्लस Ag, NO2। नहीं HNO3 प्लस Ag2SO4, Ag2SO4, HNO3 प्लस Ag2SO4 बनेगा। ये आपका ऐसा बन सकता है। तो एक ऐसा बोल सकते हो आप, ये HNO3 प्लस Ag2SO4, तो AgNO3 प्लस H2SO4, ये प्रिपरेशन भी हो सकता है, प्रिपरेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट वाइज। ये HNO3 जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। बोलो HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग यस सर। एसिड। इसको लिख लीजिए आप, यहाँ तक लिख लीजिए पहले, इसके बाद की आगे की बात करते हैं। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यहाँ पे लिख लो पहले आप, फिर हम बात करते हैं अभी आपसे।
यस सर। क्लियर है नाइट्रिक एसिड? जी सर क्लियर है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्लियर है। अब इसके बाद आगे की यस बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड जो बातें अभी और करने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा यहाँ पे। ये आप लिख लो, आप जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हो और डाइल्यूट HNO3 लेते हो और कोई मेटल लेते हो, क्या लेते हो आप, कोई मेटल लेते हो आप, तो मेटल और साथ में कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे, और अगर आप मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, तो आप लिख लो रिएक्शन, सम रिएक्शंस लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शंस ना, ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अगर आप मेटल लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, मेटल प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, तो आपको पता होगा कि ये NO2 में बदलेगा। और किसमें बदलेगा, अगर आप मेटल ले रहे हैं तो अपने हिसाब से मेटल बदल जाएगा, तो कंसंट्रेटेड HNO3 जो है ये NO2 में बदलता है, क्योंकि HNO3 +5 पे है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि HNO3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, HNO3 क्या होगा, HNO3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको लगता है क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होगा, क्योंकि ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। बात समझ में आ रहा है क्या? जी सर एकदम एकदम। तो अब यहाँ पे क्या है कि मेटल प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 ये बनेगा NO2। क्या बनेगा, NO2। NO2। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। अगर पूछेगा नाइट्रोजन फैमिली से तो ये पूछने का पूरा संभावना है कि मेटल और कंसंट्रेटेड HNO3 लोगे तो क्या बनेगा, NO2 बनेगा। और अगर मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3 लोगे, मेटल प्लस डाइल्यूट NO HNO3, बनेगा। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O बनेगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O बनेगा, N2O। डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O बनेगा और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ NO2 बनेगा। ठीक है क्या? तो यहाँ पे +4 होगा, +5 to +4, और डाइल्यूट HNO3 के साथ +5 to +1। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और याद कर लेना जिससे आपका पूरा काम हो जाएगा, कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O तो बनता ही है। अगर कोई मेटल मेटल रिएक्टिविटी, अगर मेटल रिएक्टिविटी ये ग्रेटर देन H2 है, मेटल रिएक्टिविटी अगर H2 से ज्यादा है, मेटल रिएक्टिविटी ग्रेटर देन H2 है, तो वो NO बनाएगा। क्या बनाएगा, वो NO बनाएगा, याद कर लेना आप। तो मेटल रिएक्टिविटी ग्रेटर देन H2 मतलब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आ जाओ, तो जो H2 से नीचे होगा, H2 से जो नीचे होगा ना, वो NO बनाएगा, जैसे कॉपर वाला NO बनाएगा। लेकिन मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर वाला है सब N2O बनाएगा। और कंसंट्रेटेड जिंक वाला N2O बनाएगा ना सर, क्या, जिंक वाला N2O बनाएगा। ये जिंक की जरूरत ही नहीं है ना, सब हो गया काम एक साथ। देखो N2O वो बनाएगा जो हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो N2O बनाएगा। पूरा हो गया, जिंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है वो N2O बनाएगा, और जो हाइड्रोजन के नीचे है वो NO बनाएगा। तो उससे पूरा काम हो गया ना, तो वो याद नहीं करना पड़ेगा ना। ठीक सर, हाँ हाँ। तो फिर से एक बार देख लो कि मेटल प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 NO2 बनाता है, और मेटल प्लस डाइल्यूट HNO3 N2O बनाता है। लेकिन अगर कोई मेटल रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो NO बनाएगा। क्या बनाएगा वो, NO बनाएगा। क्या बनाएगा वो, NO बनाएगा। क्लियर है? जी सर जी। जैसे तुम्हारा मेटल रिएक्टिविटी सर ज्यादा, जिसकी भी रिएक्टिविटी सर जिसकी भी रिएक्टिविटी H2 से ज्यादा होगी वो NO बनाएगा। सही बात है, जैसे कॉपर तुम्हारा NO बनाएगा, Ag तुम्हारा NO और बनाएगा, सर जो इसके नीचे होगा, Ag तुम्हारा AG, NO बनाएगा। और सर इसके जो BrCl। नीचे होगा वो, मेटल की मैं बात कर रहा हूँ, किसके नीचे, सर H2 के नीचे। और H2 के नीचे जो होगा वो NO बनाएगा, वही तो लिख रहे हैं। मेटल रिएक्टिविटी ग्रेटर देन H2, यहाँ पे ऐसे लिख लो, मेटल रिएक्टिविटी ग्रेटर देन H2। अगर मेटल रिएक्टिविटी H2 से ज्यादा है तो NO बनेगा, और अगर H2 से ऊपर वाला है तो उससे, जैसे देखो यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लिख लो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर आप लिख लो कि मेटल विच इज प्रेजेंट इन, ऐसे लिख लो, मेटल
ऐसे लिख लो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मेटल विच इज प्रेजेंट above hydrogen, metal which is present above hydrogen in electrochemical series, in electrochemical series metal which is present above hydrogen electrochemical series always form N2O, ये always N2O बनाएगा हमेशा। और metal which is present below hydrogen in electrochemical series always form NO। ओके, इतना तो याद है ना आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि नहीं याद है? यस सर, ये यस तो याद सर। होगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ लिख लीजिए मेटल विच इज प्रेजेंट, ये वाला ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे आपका लॉजिक लग जाएगा ना। आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा जिंक ज्यादा हो, जिंक वाला ये बनाता है, या फिर कॉपर वाला ये बनाता है, ये नहीं याद करना पड़ेगा आपको, ये पूरा हो जाएगा। मेटल विच इज प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन always form in electrochemical series ECE, electrochemical ECS ना, electrochemical series always form, याद कर लीजिए, always form NO, always form क्या होगा NO। ये सिर्फ डाइल्यूट के साथ दिक्कत है बस, कंसंट्रेटेड के साथ ये दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेटेड के साथ ये दिक्कत नहीं है, सिर्फ किसके साथ दिक्कत है? डाइल्यूट के साथ। तो डाइल्यूट के साथ एक बार देख लो ना। अब देखो ऐसे याद करके आप बैठे हो कि जिंक वाला ये बनाता है, कॉपर वाला ये बनाता है, तो अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि अब मरकरी भी आ जाएगा तभी बना दोगे आप, कॉपर भी आ जाएगा तभी पता चल गया, जिंक भी पता चल गया, आयरन भी पता चल गया, सब पता चल गया एक साथ। समझ में आया? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऊपर है, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ऊपर है वो N2O बनाएगा, हाइड्रोजन से ऊपर है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर है वो N2O बनाएगा, और जो नीचे है वो NO बनाएगा, बस इतना। तो कंसंट्रेटेड HNO3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेटेड HNO3 में NO2 ही बनता है। जो दिक्कत है वो डाइल्यूट HNO3 में, और क्वेश्चन जब भी आएगा तो डाइल्यूट वाला आएगा, कंसंट्रेटेड वाला कम पूछते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि कंसंट्रेटेड वाला अगर हम पूछेंगे तो कंसंट्रेटेड वाला तो बच्चा खुद ही बना देगा क्वेश्चन, तो इसलिए बना देगा क्योंकि उसमें पता है उसको NO2 बनता है। लेकिन जो कहानी है वो डाइल्यूट का है, तो क्वेश्चन ज्यादा आएगा डाइल्यूट वाला, कंसंट्रेटेड वाला नहीं। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ मेटल को आप जोड़ोगे ना तो N2O बनता है। क्या बनता है? N2O जब ऊपर होगा तब, और NO तब बनेगा जब नीचे होगा। बस इससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा ना, फिर आपको मेहनत नहीं ठीक करना सर, पड़ेगा। अब जैसे देखो जिंक सर है, यानी कि जब भी सर हाँ बोलो। सर जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 होगा तो चाहे कुछ भी रहेगा तो वो NO2 ही बनाएगा, कंसंट्रेटेड HNO3 हमेशा NO2 ही बनाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब डाइल्यूट HNO3 होगा तो ये दोनों केसेस, जब अगर ऊपर होगा तो N2O बनाएगा और जब नीचे होगा तो NO बनाएगा। बस 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 यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ऊपर होगा तो N2 और नीचे होगा तो NO। इससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा ना कुछ भी, अब बस इतना याद कर लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बच्चों को याद रहता ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चों को याद रहता है ना। जैसे अब देखो जिंक है, Yes, sir. अब तुम्हें जिंक मान लो मिल गया, और जिंक के साथ बोला कंसंट्रेटेड HNO3 लाओ, जिंक के साथ NO2, तो ये NO2 बनेगा, और साथ में जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक NO3 ट्वाइस, ZnNO3 ट्वाइस। ये तो आपको पता है जिंकेट बनेगा भाई, जिंक नाइट्रेट यस सर, Zn+2 में जाएगा ना। और अगर डाइल्यूट यस सर, HNO3 यस लाओगे, अगर आप डाइल्यूट HNO3 लाओगे तो क्या बनाओगे? मेन प्रोडक्ट ये है N2O, 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 और साथ में फिर से यही बनेगा ZnO3 ट्वाइस। पहला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? तुरंत मेन Yes, प्रोडक्ट sir. ये है NO2 और N2O, ये वाला मेन प्रोडक्ट। ये तो साइड है, तो ये तो अपना आराम से बन जाएगा। मेन ये देखना है, ये वाला देख रहे हो आप, तो जिंक के साथ N2O बनेगा। तो ये कॉपर के साथ ले आते, ये कॉपर के साथ देखो, अगर कॉपर के साथ कंसंट्रेटेड HNO3 लाओगे तो ये बनेगा NO2, NO2, और साथ में क्या बन जाएगा? कॉपर NO3 ट्वाइस। CuNO4 whole twice. ये तो साइड है, उसका तो जरूरत ज्यादा नहीं है अपने को। अब बताओ डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या बनेगा? CNO, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है ना ये, बस याद करो। Yes, sir. जो बनता है, और ये बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस। ठीक है, अब आयरन जी देखो, सर, इससे क्या होगा कि तुम्हारा सब काम हो गया एक साथ। अब आपको ये नहीं याद करना है कि जिंक का क्या होगा, क्रोमियम का क्या होगा, ये सब नहीं याद करना है आपको। कंसंट्रेटेड HNO3, NO2, ये तो NO2 होगा, और NO। साथ में होगा Fe NO3 ट्वाइस। अच्छा ठीक है,
इसमें बताओ डाइल्यूट HNO3 में क्या होगा? N2O। N2O, क्योंकि आप खुद समझ गए हैं कि आयरन जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है ना, याद होगा जी आपको। सर। तो इसलिए ये N2O बनाएगा और प्लस FeNO3 ट्वाइस, ये तो साइड है, ये तो अपने आप बन जाएगा। मरकरी ले लो, मरकरी के साथ लो कंसंट्रेटेड HNO3, NO2 ये बनेगा NO2 और साथ में बनेगा HgNO3 का होल HgNO3 ट्वाइस। और इसके बाद इसमें ले लो डाइल्यूट HNO3, NO। यस, यहाँ पे बनेगा NO, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है ये मरकरी। देखो सब हो जी गया सर कि नहीं हो जी। गया? अब आपको मेहनत नहीं यस सर करना एकदम पड़ेगा हो यहाँ गया। से। ऐसे तो याद करना पड़ जाता है आपको, मान लो कुछ भी घुमा के क्वेश्चन दे देगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगा, बस इतना ही फायदा मिलेगा आपको। जैसे अभी तक आप याद कर रहे थे ना कि डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O बनता है, जिंक वाला N2O, कॉपर वाला NO। अब याद नहीं करना है, आप बस इतना याद कर लो कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाला N2O बनाएगा और हाइड्रोजन से नीचे वाला NO बनाएगा, बस हो गया। उसके बाद कुछ भी आ जाए जी क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद कुछ भी आ जाए क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस सर। क्लियर है? बन जाएगा बन यस जाएगा। सर। सर रुक जाइए सर, लिख लें। इसको लिख लो पहले, हाँ। ये वाला याद कंसेप्ट से बन जाएगा आपका, गलत नहीं होगा इससे आपका। ऐसे आपको पहले याद करना पड़ता था कि आयरन में ये N2O बनता है, फिर याद करना पड़ेगा कि इसमें हाँ सर। वो इसमें NO, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे है ना वो NO बनाएगा, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है ना वो N2O बनाएगा। ठीक, समझ में आया? जी सर। यस सर आ गया। कंसंट्रेटेड वाले में दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेटेड वाले में हमेशा NO2 ही बनता है। कंसंट्रेटेड HNO3 में हमेशा NO2 ही बनता है। ये जरूर याद कर लेना क्योंकि ये NCERT में भी दिया हुआ है। और NCERT में थोड़ा ये नहीं लिखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल से ऊपर वाला ये बनाएगा और नीचे वाला ये बनाएगा, ये नहीं लिखा है। उसमें डायरेक्ट लिखा है जिंक वाला दिया है और कॉपर वाला दिया है तुमको। अब हाँ हाँ यही दो दिया है सर। जिंक वाला और कॉपर वाला दिया, और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, तो ये पूछेगा ही पूछेगा आपसे। इसका बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना इसमें मैक्सिमम है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3, ठीक है ना? समझ में आया ये बात? यस सर आ गया। यस। चलो अगला पॉइंट पे आते हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट HNO3 जो है, जो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी। तो ये नॉन मेटल के साथ भी क्या करेगा, नॉन मेटल के साथ भी अगर आएगा तब भी उसको भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो आप ये लिख सकते हैं इट ऑल्सो एक्ट एज, यहाँ पे लिखिएगा कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ लिखिएगा एक पॉइंट, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे। कंसंट्रेटेड HNO3 also act as strongest oxidizing agent with non metal, है ना? लिखिएगा कंसंट्रेटेड। हाँ बोलिए। आपने सर एक पॉइंट लिखवाया था कि आयरन कोबाल्ट निकेल और बेरिलियम एल्युमिनियम कभी भी इससे नहीं HNO3 से करेंगे, रिएक्ट नहीं करता है ड्यू टू। कहाँ हमने रिएक्ट तो ये करवाया है? आयरन कर गया है सर। आयरन, हाँ एक बात जो बोल रहे हैं ना, आयरन वाला जो बोल रहे हैं, जैसे हाँ हाँ फेंको नहीं बेकार आलू, वो है ना, फेंको नहीं बेकार आलू, हाँ सर। इसी कारण बोल रहे हैं ना। यस सर। तो देखो ऐसे तो हाँ हाँ 80% तक रिएक्शन नहीं करता है, 80% तक रिएक्शन नहीं करता है, 20% रिएक्शन होता है। 20% रिएक्शन होता है, उसके बेसिस पे आयरन का रिएक्शन आप करवा सकते हो। 20% होता है रिएक्शन, 80% तो नहीं होता है, 80% तक रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन 20% तक कंसंट्रेशन 3 के साथ करा सकते हो। 20% तक जाता है ये बस। तो कंसंट्रेटेड HNO3 आयरन के साथ NO2 बना सकते हो आप। तो सही बात है कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ आयरन का रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमने वो लिखवाया था फेंको नहीं बेकार आलू। जी सर। तो आयरन का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बात सही है, लेकिन 20% तक रिएक्शन जा सकते हो। 20% मान लो, 80% तक नहीं होगा। मोस्ट मतलब ठीक 80% तक आयरन को रिएक्ट नहीं कराना है। जैसे कहीं लिखा हो ना 80% HNO3, तो नहीं होगा रिएक्शन। लेकिन अगर 100% HNO3 लोगे तो NO2 बन जाता है, फिर तब बना लेते हैं आप। 80% HNO3 में नहीं होता रिएक्शन, 80% तक नहीं होता है, 100% लोगे तो बन जाएगा।
उस बेसिस पे आप तो सर ये स्टेटमेंट गलत रहेगा, गलत की मतलब आयरन रिएक्ट्स विद कॉन्केशनल फॉर्म NO2, ये सही स्टेटमेंट है गलत? आयरन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 फॉर्म फॉर्म NO2, NO2। तो सही बोलना पड़ेगा आपको, सही बोलना पड़ेगा। आयरन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 गिव NO2। ये बात तो तुम सही बोल रहे हैं आप कि आयरन वाला रिएक्ट नहीं करता, 80% तो रिएक्ट नहीं करता, ये मैं भी बोल रहा हूँ आपको, बट ये सही स्टेटमेंट बोलना होगा। वहां पे 80% HNO3 लिखेगा तब नहीं बोलना होगा, लेकिन ये बहुत ठीक। कंट्रडिक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत रेयर होना चाहिए, नहीं आना चाहिए ऐसे, क्योंकि आयरन वाला रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा हुआ है, कॉपर और जिंक हाँ वाला ही लिखा है, और ज्यादातर क्वेश्चन कॉपर और जिंक वाला ही आता है। लेकिन तब भी हाँ, एक बात तो आप सही बोल रहे हो कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ आयरन रिएक्ट नहीं करता है, एल्युमिनियम रिएक्ट नहीं करता है, ये सब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जी ये सर। एक सही स्टेटमेंट तो बैठेगा कि कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं, अगर पूछेगा रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा तो नहीं करा देना फिर, पूछेगा तब। और HNO3 के साथ रिएक्शन अगर मान लो दिया होगा और उससे प्रोडक्ट की बात कर रहा होगा, तब तो NO2 बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे जाए कि Fe प्लस कंसन HNO3 इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं देगा, मान लो ऐसा कह दिया, तो आप बोल सकते हो कि Fe कंसन HNO3 के साथ नो रिएक्शन होगा, कह सकते हो आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। क्लियर? तो जी उसके वजह से थोड़ा सा ये कंट्रडिक्शन है, क्योंकि 20% रिएक्शन करता है, 80% नहीं करता है, तो 80% नहीं करता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि नहीं कर रहा है। 80% का मतलब बहुत होता है ना, मेजोरिटी में 80% ही होगा ना, उस बेसिस पे बोल दिया जाता है, बट तभी एक कंट्रडिक्शन है, मैं मानता हूँ इस चीज को। चलो लिखो यहाँ पे, कंसंट्रेशन HNO3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, नॉन मेटल के साथ ये क्या होगा, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। विथ नॉन मेटल it also act as a strongest oxidizing agent. Concerned HNO3 is the strongest oxidizing agent with non-metal. क्लियर है ये बात? जैसे नॉन मेटल लेते हो आप और साथ में क्या लेते हो, HNO3 लेते हो, तो यहाँ से क्या होता है, नॉन मेटल अपने पेरेंट एसिड में कन्वर्ट होता है, किसमें, पेरेंट ईक एसिड में, किसमें, पेरेंट ईक एसिड में, और HNO3 कहाँ जाएगा, NO2 में, NO2 में। तो नॉन मेटल प्लस, ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नॉन मेटल प्लस HNO3 पेरेंट ईक एसिड में बदलता है, किसमें बदलेगा, पेरेंट ईक एसिड में प्लस NO2 में। जैसे अगर मान लो P4 लेते हैं आप और इसमें लेते हैं कंसंट्रेट HNO3, तो P4 अपने ईक एसिड में कहाँ जाएगा बताओ, H3PO4, और साथ में कहाँ जाएगा, NO2, ये तो पता है ना। P4 प्लस कंसंट्रेट HNO3 H3PO4 प्लस NO2 ईक एसिड, पेरेंट ईक एसिड, पेरेंट ईक एसिड H3PO4 ही होता है ना, ईक H3PO4 ही होता है, एसिड और प्लस कंसंट्रेट HNO3, एसिड प्लस कंसंट्रेट HNO3, ये क्या बनाएगा, S8 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, बताओ, पेरेंट ईक एसिड H2SO4 प्लस NO2, अब बताओ I2 प्लस HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3, I2 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, HiO4, HiO3, पर एसिड नहीं बोला है मैंने, ईक एसिड बोला है सिर्फ, पेरेंट ईक एसिड, HiO3 उसका पेरेंट ईक एसिड होता है, आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड नहीं बोला है मैंने, देखो आप ऊपर लिखा पेरेंट ईक एसिड, HiO3 ही होगा ना, HiO3 प्लस NO2, HiO3 प्लस NO2, आर्सेनिक प्लस कंसंट्रेट HNO3, आर्सेनिक प्लस कंसंट्रेट NO3, बताओ क्या बनेगा ये, आर्सेनिक नाइट्रोजन फैमिली का होता है ना, ये बनेगा H3SO4 और प्लस क्या बनेगा, NO2, H3SO4 प्लस NO2, सिलिकॉन ले लो और प्लस कंसंट्रेट HNO3 ले लो, बताओ क्या बनेगा ये, H4SiO4, H4SiO4 प्लस NO2। तो आपको क्या करना है, अगर नॉन मेटल है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लिख लो, नॉन मेटल और प्लस कंसंट्रेट HNO3, बस कुछ नहीं करना है आपको, जो भी नॉन मेटल होगा उसको ईक एसिड पे भेज देना है बस। तो P4 कहाँ जाएगा, H3PO4 पे, और कंसंट्रेट HNO3 कहाँ जाएगा, NO2 पे। चेक करो आप एक बार आप चेक करो, कार्बन जैसे लोगे तो कहाँ जाएगा, कार्बन, कार्बन कहाँ जाएगा, कार्बन कहाँ जाएगा बताओ, कार्बन, कार्बन भी ले लो, तो कार्बन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 कहाँ जाएगा,
कार्बन कंसंट्रेशन के साथ H2CO3 ना, ईक एसिड, और प्लस में NO2, सिंपल है। बोरोन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बोलो, H3BO3 और प्लस में NO2। देखो आप पेरेंट ईक एसिड बना दो बस, नॉन मेटल प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 नॉन मेटल बना दो। लिख लो यहाँ पे, पहले लिख लो, यहाँ तक लिख लीजिए पहले आप लोग। P4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 पेरेंट ईक एसिड प्लस NO2, पेरेंट ईक सर एसिड प्लस NO2। हाँ बोलो। ये इक और 8 वाला कैसे याद करेंगे सर? किसका कौन सा एक एसिड होता है, कौन सा 8 एसिड होता है? याद रहता है, याद करना ही पड़ेगा आपको। देखो P4 का H3PO4 होता है, एसिड का हाँ ये वाला तो याद है। आयोडीन का HiO3 होता है, और आर्सेनिक फास्फोरस का ही तो है। आर्सेनिक उसी तो कार्बन नाइट्रोजन फैमिली का है। जैसे H3PO4 बना हुआ है, H3ASO4 बनेगा। सिलिकॉन कहाँ का है, कार्बन फैमिली का है, तो उसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंचाना है बस आपको। कार्बन कहाँ जाए, कार्बन का एक ही एसिड होता है H2CO3, बोरोन का एक ही एसिड होता है H3BO3 बस। तो देखो एक चीज और आपको आसान कर देता हूं मैं, ऑप्शन रहेगा आपके पास, तो ऑप्शन में क्या करना है, जिसे फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5, हाँ तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को ईक एसिड बोलते हैं। यस तो P4 हाँ। प्लस HNO3 दिया है, तो तुम्हें ऑप्शन में क्या देखना होगा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। एसिड प्लस कंसंट्रेशन HNO3 दिया है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। और अगर हेलोजन फैमिली में एक एसिड और बढ़ जाता है, पर एसिड वाला, अगर हाइड्रोजन फैमिली देखोगे तो HClO, 7 HClO2, HClO3, HClO4, तो +7 नहीं देखना है बल्कि +5 देखना है, क्योंकि हमें पर एक एसिड नहीं देखना है। तो आयोडीन वाला HiO3 पे ही रहेगा, पर एसिड HiO3, HiO4 में नहीं जाएंगे हम। कहाँ रखेंगे, HiO3 पे रखेंगे, क्योंकि हमें पर एसिड नहीं बनाना है, हमको ईक एसिड बनाना है मुझे। तो आयोडीन में एक एक्स्ट्रा एसिड होता है पर एसिड, तो वो आप और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इनमें जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा, और हेलोजन फैमिली में +5 तक रखना है, +7 पर एसिड हो जाता है। बस इतना काम करना है आपको। P4 H3PO4 एसिड H2SO4, आयोडीन HiO3, AS H3ASO4, सिलिकॉन H4 SiO4, कार्बन H2CO3 और बोरोन H3BO3। ऐसे याद करना है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ये रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है बात, बोलो। यस सर। तो ये ऐसे याद करो ना, ऐसे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ऐसे आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा फायदा, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा यहाँ पे। ठीक है, बोलो। यस सर, यस सर। तो यस सर। हाँ यहाँ लिख लो इसको, ये आप समझ में आ गया कुछ? यस सर। सर ये पेरेंट एक एसिड जो है, हाँ हाँ, तो इसे लर्न करना पड़ेगा ना कि कौन सा किसका क्या होता है। कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि पेरेंट ईक एसिड फास्फोरस का कौन सा होगा, H3PO4 ही तो होगा। पेरेंट ईक एसिड फास्फोरस का क्या होगा, H3PO4 ही तो होगा। एसिड का क्या होगा, H2SO4 ही तो होगा। आयोडीन का क्या होगा, HiO3 ही जैसे होगा। और का तो याद रहता है, लेकिन सर और का याद करना पड़ेगा फिर। कार्बन का तुमको एक ही एसिड होता है H2CO3 ईक एसिड में, बोरोन का एक ही एसिड होता है H3BO3 ईक एसिड में, तो फिर आपको एक्स्ट्रा क्यों याद करना है बताइए। आपको मैंने एक सिंपल सी वे बोला है, एक सिंपल सा वे ये बोला है कि आप जब भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ईक एसिड होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ईक एसिड होता है। हेलोजन फैमिली में जो +5 एसिड होगा वो ईक एसिड होगा, और मैक्सिमम वाला पर एसिड होता है, पर ईक एसिड होता है। तो आप इसका अनुमान लगा लो, इसका अनुमान लगा लो। तो फास्फोरस में तुम्हारा 3 एसिड होता है, आपको याद रहता है बच्चों को, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। H3PO2 हाइपो यस अस होता है, H3PO3 अस होता है, और H3PO4 ईक होता है। उसी तरह से H2SO4 में 2 एसिड होता है, H2SO3 और H2SO4, एक अस होता है एक ईक होता है। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि याद करने में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे लगता है कोई याद करने में कोई बहुत दिक्कत है, क्या लगता है आपको? याद हो जाता है, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है।
नो सब हो जाएगा। यस सर। कार्बन का एक ही एसिड होता है, आप याद कर लो, कार्बन का एक ही एसिड होता है। और आपको भी इतना भी नहीं करना है, आपके पास ऑप्शन तो होगा ही ना। और ऑप्शन जब है आपके पास, तो आप क्यों नहीं, जो भी रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे कोई भी रिएक्शन आपके पास गिवन है, तो आप उसका देखो कि जो नॉन मेटल है उसमें किसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड दिख रहा है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो भी एसिड दिखेगा उसको आप टिक कर देना बस, और कुछ मत करना। और जैसे सिलिकॉन का है, तो सिलिकॉन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4। तो +4 वाला जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक कर देना। जैसे H4 SiO4 आ गया, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप चेक कर लो। H4 SiO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। तो ऐसे तो कोई बात ही नहीं रहा, फिर समझ में आया, बोलो। यस सर, यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा नाइट्रिक एसिड वाला। नाइट्रिक एसिड वाला जी सर। बहुत Yes. इंपॉर्टेंट है, मेटल के साथ वाला। मेटल के साथ वाला तो जरूर आप कर लेना। N2 का बनता है, NO2 का बनता है। अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो वही क्वेश्चन आएगा, सेम एज इट इज वो क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ, जैसे जिंक, और ये अभी हाल फिलहाल में भी आपके मेडिकल में आया हुआ है, तो संभावना आप ले सकते हो कि वो ही आ जाए आपके पास। डाइल्यूट वाला आ जाए, कंसंट्रेट, दोनों आ जाता है एक बार, कि जिंक डाइल्यूट के साथ क्या बनाएगा और कॉपर के साथ क्या, सॉरी कंसंट्रेटेड के साथ क्या बनाएगा। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, इसलिए आप उसका जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो नाइट्रिक इसमें एनसीईआरटी रीड करना ही करना है आपको, वो तो आप करिएगा ही करिएगा। जब आप एनसीईआरटी रीड करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा रिएक्शन आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, तो पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट टर्म की बात करने जा रहे हैं हम, एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस की। नेक्स्ट टर्म दीजिएगा, एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के एलोट्रॉप 3 होते हैं, एक होता है व्हाइट, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। 3 फास्फोरस होता है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। ये आपको पता होगा, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। ये क्लियर है। एलोट्रॉप ऑफ फास्फोरस को जी पता सर। होगा कि व्हाइट, रेड और ब्लैक। अब यहाँ पे देखो, अगर व्हाइट फास्फोरस को आप हीट करते हो, व्हाइट फास्फोरस को हीट करोगे तो रेड फास्फोरस बनता है, और रेड फास्फोरस को जब हीट करोगे तो ये ब्लैक फास्फोरस बनता है। और ब्लैक में एक और फॉर्म होता है, अल्फा फॉर्म, अल्फा और बीटा। तो रेड फास्फोरस को हीट करने से ब्लैक फास्फोरस बनता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस बनता है। क्या बनता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस। और जब आप व्हाइट फास्फोरस को ही हीट करते हो, व्हाइट फास्फोरस हीट करते हो हाई प्रेशर लेकर, क्या लेकर, हाई प्रेशर लेकर, तो यहाँ पे ब्लैक फास्फोरस बनता है, लेकिन ये बीटा होता है, बीटा ब्लैक फास्फोरस। ये पहला लाइन है, पहला लाइन लिख लो। व्हाइट को हीट करोगे तो रेड, रेड को हीट करोगे तो ब्लैक, और व्हाइट फास्फोरस को हीट करोगे हाई प्रेशर लेकर तो ब्लैक फास्फोरस, और उसको बोलेंगे बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। मतलब सर अल्फा अल्फा फॉर्म बनेगा रेड फास्फोरस से, बीटा फॉर्म बनेगा व्हाइट फास्फोरस। यस यस, सही बात है, ये मैं भी बोल रहा हूँ। व्हाइट फास्फोरस को हीट करेंगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस, और रेड फास्फोरस को हीट करेंगे तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस। ये याद कर लीजिए, पहला लाइन जो याद करने वाला है। व्हाइट फास्फोरस हीट करोगे रेड फास्फोरस बनेगा, रेड फास्फोरस हीट करोगे ब्लैक फास्फोरस बनेगा, लेकिन वो अल्फा फॉर्म होगा। और व्हाइट फास्फोरस को हीट करोगे तो ब्लैक फास्फोरस बनेगा, बीटा फॉर्म। पहला लाइन याद हो गया। पहला याद कर लो कि व्हाइट से रेड, रेड से ब्लैक, और वो अल्फा, और व्हाइट को हीट करोगे और हाई प्रेशर पे हीट करोगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस। याद कर लो, याद हो गया। मतलब यस सर, याद हो व्हाइट से गया ये। डायरेक्ट ब्लैक बनेगा वो बीटा होगा, है ना। यस हाँ, सर। तो व्हाइट से बनेगा वो बीटा ब्लैक होगा। व्हाइट से हीट करोगे तो रेड होगा, रेड को हीट करोगे तो ब्लैक होगा, तो एक बहुत हाई प्रेशर पे हीट करोगे तो ब्लैक फास्फोरस बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब इनके स्ट्रक्चर यस सर, समझो, आ गया। इनके स्ट्रक्चर समझो। ये पहला लाइन होता है, बहुत सारे किताबों में क्या करते हैं ना, पहले लिखेगा व्हाइट फास्फोरस प्रिपरेशन, फिर लिखेगा ब्लैक, रेड फास्फोरस, जिस पर बहुत कुछ करके लिखता है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो इससे आप ये याद कर लो। अब इसका स्ट्रक्चर समझो, इसका स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखो, व्हाइट फास्फोरस में P4 फॉर्म होता है, ये तो पता है ना आपको। रिएक्शन। व्हाइट फास्फोरस P4 फॉर्म होता हाँ है। सर, हाँ। ये देखो P4 ऐसा बनता है, ये व्हाइट फास्फोरस है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये व्हाइट फास्फोरस जो है ना P4 होता है। अब इसको पॉलीमराइज कर दोगे ना,
तो रेड फॉस्फोरस बचेगा, देखो ऐसे देखना, रेड फॉस्फोरस ये होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा ये, रेड फॉस्फोरस ऐसा होगा, रेड फॉस्फोरस इस तरह से होगा आपका, इधर लीनियर चेन पॉलीमर होता है ये, रेड फॉस्फोरस लीनियरली चलेगा ना, आगे बढ़ेगा, बोलो हाँ समझ आ हाँ रहा है? तो रेड फॉस्फोरस होता है ना वो लीनियर होता है, इसको आप बढ़ा लो, बढ़ाना है तो पी 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 और पी, ये ऐसे लीनियर चलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं रेड फॉस्फोरस, इसको बोलते हैं लीनियर चेन पॉलीमर, लीनियर चेन पॉलीमर, लीनियर होता है ये, ठीक है ना, लीनियर चेन पॉलीमर, ओके बेटा ये ठीक है, इसको बोलते हैं यस रेड सर फॉस्फोरस, इसका नाम Yes, है sir. रेड फॉस्फोरस, और इसका नाम है व्हाइट फॉस्फोरस। देखो स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा वो बताएंगे भी हम, एक है व्हाइट फॉस्फोरस और एक है रेड फॉस्फोरस, उसके बाद ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है वो इसके इस तरह से बनता है, देखो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं उसको, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, इसको बोलते हैं अच्छा ये क्रॉस तो लिंक्ड पॉलीमर। सिलिकेट्स की तरह है हाँ, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता ही है ये ऐसे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है ये 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है ब्लैक फॉस्फोरस, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है ये ब्लैक फॉस्फोरस, देख लो एक बार, व्हाइट व्हाइट वाला में जो है ना, और रेड वाले में और ब्लैक वाले में ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक वाला 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, रेड वाला जो होता है लीनियर चेन पॉलीमर होता है, और व्हाइट वाला ऐसा दिखता है, ठीक है, व्हाइट वाले में P4 में आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि जो P4 होता है, पहला क्वेश्चन देखना सुनना, व्हाइट फॉस्फोरस देगा और उसमें बोलेगा कितना पीपी कितना बॉन्ड है, पीपी सिग्मा बॉन्ड कितना है, पहला ये क्वेश्चन होगा, पीपी नंबर ऑफ पीपी सिग्मा बॉन्ड इन व्हाइट फॉस्फोरस, पहला क्वेश्चन, क्या आंसर हो गया आप, नंबर ऑफ पीपी सिग्मा बॉन्ड इन व्हाइट फॉस्फोरस, आंसर क्या होगा बताएंगे? 5 5 6, 6 आप चेक करो, हाँ हाँ एक 6 ऊपर नीचे सर, यस सर 6 हाँ हो 6 ऊपर नीचे ना, जी छः सर जी टोटल 6 हाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है, बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है क्योंकि उसको देखेगा कि P4 है, 4 ही पी है, तो 4 ही सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पे 6 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस में एक पहला क्वेश्चन ये होता है जो केमिकल बॉन्डिंग के से रिलेटेड होता है कि व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसमें P4 जो होता है उसमें 6 pp बॉन्ड होता है, इसमें कितना pp बॉन्ड है, 6 pp बॉन्ड, मतलब 6 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, 6 सिग्मा बॉन्ड, पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि P4 मॉलिक्यूल में कितने pp बॉन्ड होते हैं, तो आंसर है 6 pp बॉन्ड, पहला क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 मेंबर रिंग जैसा दिख रहा होगा, ये फॉस्फोरस कैसा दिख रहा होगा, 3 मेंबर रिंग जैसा, मतलब यहाँ पे हाई एंगल स्ट्रेन है या नहीं बताओ, Yes, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये बहुत कॉन्साइड होकर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है व्हाइट फॉस्फोरस में, क्यों, क्योंकि आप एंगल स्ट्रेन का मतलब एंगल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि 3 मेंबर रिंग जो होता है, 3 मेंबर रिंग में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए sp3 के कारण, लेकिन वो यस सर एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो वो 109 डिग्री 28 मिनट पे अपने आप को क्या करना चाहेगा, एक्सपेंड कराना चाहेगा, तो यहाँ पे हाँ हाँ 49 डिग्री हाँ 28 मिनट का एंगल स्ट्रेन दिखाई देगा, कितना दिखाई देगा, 49 डिग्री 28 मिनट का एंगल स्ट्रेन दिखाई देगा, ठीक है, तो P4 में जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसमें हाई एंगल स्ट्रेन है, जबकि रेड में थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा फैल जाएगा, और ब्लैक में और कम हो जाएगा क्योंकि और वो थोड़ा फैल जाएगा, तो एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें है, व्हाइट फॉस्फोरस में, क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं जी सर जी रिएक्टिविटी की बात करूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बताओगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सर होगा, व्हाइट फॉस्फोरस सर व्हाइट फॉस्फोरस। white बनाते हैं। हाँ, तो रिएक्टिविटी व्हाइट फॉस्फोरस इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो व्हाइट पी सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा रेड पी, फिर होगा ब्लैक पी, व्हाइट रेड ब्लैक, ये ऑर्डर होगा रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। आप बताइए मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा, ज्यादा ब्लैक वाला होगा ब्लैक रेड फिर व्हाइट यहाँ पे आएगा ब्लैक पी, रेड पी और व्हाइट पी, अंदर तूफान आ गया है,
पूरा आ गया, बारिश होने वाला है। आप लोग तरफ हो रहा है कि नहीं बारिश? जब हमारी तरफ नाइट है सर। नहीं वो तो है, लेकिन मतलब बारिश का पूरा मौसम हो गया, पूरा तेज हवा चल रहा है। अभी आएगा, आप लोगों की तरफ आ रहा होगा। तो ब्लैक, रेड, व्हाइट। अच्छा बताओ, डेंसिटी बताओ, डेंसिटी किसका सबसे ज्यादा? ज्यादा ब्लैक वाले की होगी, फिर रेड, फिर व्हाइट। ब्लैक का ज्यादा होगा क्योंकि ये बड़े एरिया में डिलोकलाइज्ड है, बड़े एरिया में फैला हुआ है और बहुत कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट नहीं है, तो थोड़ा सा फैलाव ज्यादा है ना, तो मास ज्यादा हो जाएगा। सो ब्लैक पी, रेड पी और व्हाइट पी। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका मेल्टिंग ज्यादा पॉइंट भी सबसे ज्यादा ब्लैक का ही होगा। ब्लैक का ही होगा मेल्टिंग होगा? ये पॉइंट में। लीनियर क्रॉस का स्ट्रक्चर है ना, तो ब्लैक पी उसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ब्लैक पी, रेड पी और व्हाइट। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से आया। सर हाँ बोलो। सर हाँ जो बोलो। डेंसिटी वाला है, डेंसिटी में सर तो उसका क्रॉस लिंक वाले का जो होगा उसका मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा क्या कहते हैं, तो उनके वॉल्यूम बढ़ रहा बीच है में तो जो मास भी तो कॉम्पैक्ट। बढ़ेगा, मास तो तेजी से बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मास भी तो बढ़ रहा है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। सिर्फ एक पहलू को देख हाँ कर नहीं बना सकते ना हम लोग, सिर्फ वॉल्यूम देख के तो नहीं बताया जा सकता है। मास भी तो एक फैक्टर होगा ना, मास भी तो एक फैक्टर होगा ना। ठीक। तो मास फैक्टर है तो उसके बेसिस पे आपका और मास भी तो बढ़ रहा है ना। अगर आप वो ज्यादा लिनियरली, अगर वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है तो एक पी चार चार पी से जुड़ भी तो रहा है। एक एक पी चार चार पी से जुड़ रहा है तो 31 एटॉमिक मास होता है फास्फोरस का, तो वो चीजें बढ़ भी तो रही है। और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना कि उसका मास बढ़ रहा है। तो मास ज्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम बढ़ रहा है। इस बेसिस पे जो डेंसिटी होगा वो ब्लैक का ज्यादा होगा, फिर रेड का एंड देन व्हाइट का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। आपसे ये रिएक्टिविटी वाला पूछ सकता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में पूछ सकता है। तो रिएक्टिविटी में व्हाइट, रेड, ब्लैक कर लीजिएगा। स्टेबिलिटी में ब्लैक, रेड, व्हाइट कर लीजिएगा। और एक प्रिपरेशन वाला देख लो। व्हाइट से रेड हीट करने पे रेड से ब्लैक अल्फा, और व्हाइट को हीट करने पे हाई प्रेशर पे ब्लैक बीटा। याद कर लीजिए, इतना याद हो जाएगा तो आगे की थोड़ी सी बातें और कर लेंगे। सर हाँ बोलो। सही, अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं होगा? अल्फा बीटा स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, लगभग थोड़ा सा अलग होता है। जैसे जो अल्फा फास्फोरस होता है, अल्फा वाला जो होता है वो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, यस और बीटा वाला ग्रेफाइट जैसा होता है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। ये देखो, जो ये अल्फा ब्लैक फास्फोरस ही मैंने बनाया है, इट इज अ डायमंड स्ट्रक्चर, एंड बीटा ब्लैक यस फास्फोरस इज अ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, सिमिलर लाइक एज अ ग्रेफाइट, लाइक एज अ ग्रेफाइट। एंड अल्फा ब्लैक सर, फास्फोरस ग्रेफाइट हेक्सागोनल रिंग्स होंगी उसमें? क्या? सर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा उसका? हाँ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा फिर, लाइक एज अ ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। वो भी किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि बीटा ब्लैक ठीक है। फॉस्फोरस इज लाइक एज अ ग्रेफाइट और अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस लाइक एज अ डायमंड। ये डायमंड जैसा स्ट्रक्चर है ही। देखो ये एक एक फॉस्फोरस चार चार फॉस्फोरस से जुड़ता जाएगा, आगे 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 जुड़ता जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड, स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। यस सर। कार्बन ऐसे टेट्रावैलेंट होता है ना, कार्बन भी चार 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 से जुड़ता रहता है ना ऐसे। ये हाँ वाला सर। लाइन यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, डेंसिटी हो गया और मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है ना। उसके बाद थोड़ा सा व्हाइट और रेड में डिफरेंसेस देख लो। व्हाइट और रेड में कुछ सिमिलरिटीज, कुछ डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख लो व्हाइट एंड रेड फॉस्फोरस, दो ही में मेन बताया जाता है, ब्लैक फॉस्फोरस को अलग से डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे हम। तो रेड और व्हाइट एक तरफ लिख लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ व्हाइट और रेड में क्या क्या चीजें होती है। तो पहला पॉइंट देखो, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, ये जो व्हाइट यस फॉस्फोरस होता है ना, वो डार्क में ग्लो करता है। डार्क में फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं इसको, जी जी जी। फॉस्फोरेसेंस। इसी कारण से इसका नाम फॉस्फोरस पड़ा भी है, ये फॉस्फोरेसेंस शो करता है क्योंकि एंगल स्ट्रेन व्हाइट फॉस्फोरस में बहुत ज्यादा है, तो ये डार्क में ग्लो करता है। तो इट ग्लो इन डार्क, व्हाइट फॉस्फोरस। और जो रेड फॉस्फोरस होता है वो डज नॉट ग्लो इन डार्क। क्यों? क्योंकि व्हाइट रेड फॉस्फोरस में थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन घट जाता है, तो वो थोड़ा एक्सपेंड हो गया, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो वो डार्क में ग्लो नहीं करेगा। ये एक पॉइंट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला है, वो ये है कि व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो डार्क में ग्लो करता है, तो आप यहाँ लिखिएगा इट ग्लोज इन डार्क। ये डार्क में ग्लो करता है व्हाइट फॉस्फोरस। ये एक चीज पहला हो गया, पहला पॉइंट। इसमें क्या लिखोगे?
इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, ये पहला क्वेश्चन होता है कि जो है व्हाइट फॉस्फोरस फॉस्फोरेसेंस वो करता है और उसी फॉस्फोरेसेंस के कारण इसका नाम फॉस्फोरस पड़ता है। तो इट डज नॉट ग्लो इन डार्क, व्हाइट फॉस्फोरस डार्क में ग्लो करता है, रेड वाला नहीं करता है। दूसरा पॉइंट जोड़िए, दूसरा पॉइंट में ये है कि जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो पॉइजनस होता है, जबकि रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस होता है। ये लिखिएगा पॉइजनस और यहाँ पे लिखिएगा नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। तीसरा लिखिएगा ये जो होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि P4 कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट ना, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी इनसॉल्युबल ही होता है वाटर में, ये भी इनसॉल्युबल इन वाटर ही होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर ही होता है। चौथा पॉइंट आएगा ये सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड होता है, क्योंकि देखो पोलर नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर है और P4 भी नॉन पोलर है, और क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिसके कारण ये CH2 में सॉल्युबल होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए इनसॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो P4 जो है वाटर में भी इनसॉल्युबल है और कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्युबल है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि इसमें से रेड फॉस्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में क्या है, इनसॉल्युबल बोलना है। क्यों रेड फॉस्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में इनसॉल्युबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेंथ घट गया है, तो एंगल स्ट्रेंथ घट गया तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, और उसमें जब रिएक्टिविटी कम हो गई तो वो कार्बन डाइसल्फाइड में भी क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो सॉल्युबल होता है रेड व्हाइट फॉस्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में, वाटर इनसॉल्युबल होता है और ये दोनों में इनसॉल्युबल होता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो तीसरा और चौथा पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। पांचवा नंबर जो होता है व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक मॉलिक्यूल बन रहा है ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। जबकि रेड फॉस्फोरस होता है चैन पॉलीमर होता है। क्या होता है? रेड फॉस्फोरस चैन पॉलीमर होता है। तो पांचवा नंबर पे आप यहाँ पे लिखिएगा, पांचवा नंबर जो लिखिएगा ये लिखिएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखिएगा, चैन पॉलीमर लिखिएगा। ये चैन पॉलीमर होता है, लिनियर चैन पॉलीमर होता है, लिनियर चैन पॉलीमर होता है। तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस में। रेड फॉस्फोरस कैसे प्रिपेयर होता है? व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करने से होता है। रेड फॉस्फोरस कैसे प्रिपेयर होता है? व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करने से होता है। ये क्वेश्चन आता है, ये जितना पॉइंट्स, पांचों पॉइंट से क्वेश्चन आता है। पहला तो ये आता है कि व्हाइट फॉस्फोरस ग्लो करता है डार्क में, डार्क में क्या करता है, ग्लो करता है, रेड नहीं करता है। व्हाइट पॉइजन सर लेकिन उसका रीजन नहीं समझ आया सही, ये ग्लो वाला। ग्लो वाला इसलिए है क्योंकि देखो व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, तो रिएक्टिविटी ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा जलाओगे भी, अगर आप मान लो अगर डार्क में रखोगे उसको, तो डार्क का मतलब क्या है कि बहुत ऐसा रिएक्टिविटी ज्यादा है, उस वजह से उसका एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो उसमें रिएक्शंस होने की तेजी से संभावना है ना, उसमें रिएक्शन होने की संभावना बहुत तेजी से होती है। तो जो P4 होता है रिएक्ट कर जाएगा क्या सर, डार्क में रखने से ही रिएक्ट कर जाएगा? डार्क में रखने से ही रिएक्ट कर जाएगा ये, इसको लाइट की जरूरत भी नहीं है ना। जैसे आप व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो उस फॉर्म में रहना नहीं चाहेगा ना, वो जल्दी जल्दी टूटना चाहेगा, और जल्दी टूटना चाहेगा तो उस कंसेप्ट में क्या होगा कि जो डार्क में होगा वो अपने रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा, तो उससे लाइट की जरूरत नहीं है ना, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की जरूरत नहीं है, वो डार्क में भी रिएक्ट कर जाता है। तो वो बहुत ज्यादा, आप देखते होंगे, आपने एक हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन पढ़ा होगा फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन F2 का रिएक्शन, F2 जो होता है हाईली, हाँ वो डार्क में रिएक्ट करता है, तो वो डार्क में ही रिएक्ट कर जाता है क्योंकि वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है, वो उसको वो हाईली रिएक्टिव है ना, जो हाईली रिएक्टिव होता है वो डार्क में रिएक्ट कर जाता है। तो रेड और व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट बहुत रिएक्टिव होता है, क्यों? उसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और खुद सोचिए आप एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो वो चाहेगा ना अपने आप को एक्सपेंड कराने के लिए, और जब वो अपने आप को एक्सपेंड कराने की कोशिश करेगा तो उसको लाइट में रखने की जरूरत नहीं है, लाइट में प्रेजेंस में तो वो जलेगा ही जलेगा, लेकिन वो डार्क में ही जल सकता है क्योंकि वो लाइट के प्रेजेंस में हाईली एक्सप्लोसिव हो जाएगा। जैसे हमने बोला था जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोसिव होता है, फ्लोरीन हाईली एक्सप्लोसिव होता है, उसको डार्क में रिएक्ट करवाना पड़ता है, लाइट में नहीं, लाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्ट नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट्स होता है।
जहाँ पे हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस के लिए बोलते हैं, रेड फॉस्फोरस की रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो गई तो वो डार्क में ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद व्हाइट की प्रॉपर्टीज है जो पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, और व्हाइट फॉस्फोरस वाटर में इनसॉल्युबल होता है। उसका कारण भी है, क्यों? क्योंकि पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट। P4 वाला Yes, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होगा, तो कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर होता है, ऐसे ना। और वाटर जो होता है, और कार्बन डाइसल्फाइड रेड के लिए लोगे तो रेड लीनियर पॉलीमर बना लिया, तो उसका एक स्टेबिलिटी अच्छी हो गई, मतलब उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, तो वो कार्बन डाइसल्फाइड पे भी इनसॉल्युबल दिखाएगा। ये कुछ बातें हैं जहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं, 5 पॉइंट्स याद रखने सर हैं। 5 मिनट बचा है, थोड़ा सर हमारा बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है, एक बार यहाँ तक आप समझ गए एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो yes, जाएगा आपका। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बाकी है, अभी मुझे पढ़ाना है आपको है कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको फॉस्फिन, फॉस्फिन पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हैलाइड ऑफ फॉस्फोरस बनाया जाएगा, PCl3 PCl5, और उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस P2O5 और P2O5, जिसको P4O10 बोलते हैं, और P4O6 और P4O10। और उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको H3PO3 H3PO2, और इसके बाद जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है जैसे फॉस्फेनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड, ये सब पूछा हुआ है, तो ये हम बताएंगे yes, आपको। तो नेक्स्ट क्लास आगे खत्म हो जाएगा, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली खत्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन फैमिली कल के क्लास में हम स्टार्ट भी कर देंगे। ऑक्सीजन फैमिली स्टार्ट हो जाएगा तो फिर खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये इतना कॉपी को पढ़िए आप, बस कॉपी पढ़िए और एक बार एनसीईआरटी सब देखिए। ब्लैक फॉस्फोरस से क्वेश्चन नहीं आता क्या? ब्लैक फॉस्फोरस का क्वेश्चन नहीं आता है, ब्लैक फॉस्फोरस के बारे में कुछ ज्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है, वो भी ऐसे इनसॉल्युबल ही होता है सब, वो भी इनसॉल्युबल होता है, नॉन पॉइजनस होता है, वो भी डार्क में ग्लो नहीं करता है, तो और वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हो ही गया, ब्लैक में भी बता ही दिया गया, रिएक्टिविटी सीरीज बता ही दिया गया, स्टेबिलिटी सीरीज बता ही दिया गया, डेंसिटी बता ही दिया गया, तो तीनों में रिलेशन तो मेरे पास आ ही गया ना। अगर आप तीनों में रिलेशन की Yes, बात कर रहे हैं तो वो तो तीनों में रिलेशन मेरे पास आ ही गया, तो ऐसा तो है नहीं कि तीनों में रिलेशन नहीं आया है, सभी आंसर तो मिल ही गया। yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। चलो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है एक बार देख लें। शैलेंद्र, यस सर। एक 9 वाला क्वेश्चन नंबर बता रहे हो आप? हाँ 9 में सर क्वेश्चन रीड कर दीजिए। इसमें लिखा हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सर, इस वाले क्वेश्चन में सर आपने बताया था कि जब कभी वेट निकालना हो तो हमेशा P0 माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हाँ लेकिन सर, इस वाले से सर तो आप ध्यान दिए नहीं, वो P0 माइनस PS बाई PS जो था वो रिलेटिव नहीं था, आप ये फॉर्मूला लगाने की काम कर रहे हैं, ये रिलेटिव थोड़ी है, ये तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमने बताया था, लेकिन रिलेटिव थोड़ी है ये। रिलेटिव ये होगा P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू N बाई N प्लस कैपिटल N। रिलेटिव दिया है ना आपको, तो आप उसमें कैसे रख दीजिए, वो रिलेटिव थोड़ी है। P0 माइनस PS बाई PS रिलेटिव थोड़ी होता है, P0 माइनस PS बाई P0 रिलेटिव होता है, और ये आपको इसको दिया है निकाल दीजिए थोड़ा सर। 0.00713, और ये मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है आपसे ना, 71.5 दिया हुआ है, 71.5 बट्टे में कैपिटल M और 1000/18, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है? ठीक सर, कर लेंगे इसको। हाँ कर लेंगे सर इसको। तो ये इतना लिखना ही पड़ेगा, P0 माइनस PS बाई P0 करना पड़ेगा। अब आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो ना P0 माइनस PS बाई PS, वो रिलेटिव नहीं है ना, उसको रिलेटिव नहीं बोलते हैं, उसको रिलेटिव नहीं बोलते। जी सर। और सर एक और वाला था जिसमें केमिकल काइनेटिक्स का है, देखिए जिसमें अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस वाला है। कौन सा क्वेश्चन है वो? सर उसी के नीचे है सर। सेकंड नंबर, हाँ देखिए सर वही है। x प्लस 2y की प्रोडक्ट, हाँ x प्लस 2y की प्रोडक्ट ना, इसमें कह रहा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x, ये क्या आ जाएगा -1 dx बाई dt, हाँ इसको लिख ले रहे हैं सर। हाँ माइनस dx बाई dt, हाँ -1/2 dy/dt। -1/2 dy बाई dt। ये क्या कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज ट्वाइस द रेट ऑफ, गलत कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x इज हाफ ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y।
सर थोड़ा ये अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से मतलब डिसअपीयरेंस का मतलब होता है रिएक्टेंट रिएक्टेंट की कहानी हो, रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, प्रोडक्ट अपीयर होता है। तो प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो प्रोडक्ट के बारे में तो कुछ बता भी नहीं पाओगे आप, तो जो रिलेशन निकलेगा वो डिसअपीयरेंस का ही निकलेगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अच्छा, मतलब जब रिएक्टेंट रिएक्टेंट की बात आएगी सर तो वो डिसअपीयरेंस होगा, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात आएगी तो अपीयरेंस होगा। सही बात है। ठीक सर, ठीक। तीसरा वाला बता दीजिए सर, अब बस कर लेंगे इसको। कंसीडर द केमिकल रिएक्शन 2A + P गिव A2B है ना। तीसरा वाला कह रहा है कि 2A + B ये बन रहा है क्या, A2B। कह रहा है कि सेम रेट एट विच B विल डिक्रीज, रिएक्टेंट A विल डिक्रीजेस एट, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, A का डिक्रीज कराने की बात कर रहा है ना, रिएक्टेंट A डिक्रीज होगा ऐसे पूछ रहा है, रिएक्टेंट A विल डिक्रीज एट, क्या आप आंसर देना चाहेंगे यहाँ पे? रेट तो लिखा नहीं है और बोला हाँ है सर। रिएक्टेंट A विल डिक्रीज एट, अगर A को घटाना है, A घटेगा कब, A घटेगा कब? जैसे रेट इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा आप, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे साथ। तो के A के पावर x और B के पावर y लिखेंगे ना, ये लिखोगे जी ना। सर। यस ये यस घटेगा सर। जब रेट घटेगा, ये पॉसिबिलिटी है, जब हाँ। रेट घटेगा तो रेट घटना चाहिए, तो A घटेगा, रिएक्टेंट A विल डिक्रीज एट twice the rate at which B will decrease, half the rate at which B will decrease, same rate at which B will decrease। अब यहाँ पे रेट लिखा नहीं है, सबसे बड़ा समस्या ये है, रेट लिखा नहीं है कि पावर में 2 दिया जाए कि 1 दिया जाए, अब ये क्लियर है नहीं। तो अब यहाँ पे मैं क्या कहूँ, अब यहाँ पे कोई समस्या है तो यहाँ पे ये वाला लेना पड़ेगा तुमको, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही रेट लेना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं, यहाँ पे गलत लिखा है क्वेश्चन ये। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, डेटा जो दिया है ऑप्शन के बेसिस में, मुझे जो लग रहा है वो ये लिखा हुआ है कि A के पावर 2 B के पावर 1, तो बेटा ये ऐसे करना पड़ जाएगा आपको, ये दिक्कत हो गया है, क्वेश्चन ये गलत है ऐसे। अब ये क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया है उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में लिया है, तो कंसीडर रिएक्शन लिखने से अच्छा है एलिमेंट्री रिएक्शन लिख लो वहां पे आप, कंसीडर एलिमेंट्री जी रिएक्शन। सर। तो ये इससे आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखो अब कह रहे हैं कि A को डिक्रीज करेंगे, तो A को डिक्रीज कर रहे हैं, A को डिक्रीज हो, A रिएक्टेंट A विल डिक्रीज एट, अगर B को हम डिक्रीज करें और रेट को आधा कर दें, अगर B को डिक्रीज करें और रेट को आधा कर दें, A क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? ये भी डिक्रीज होगा सर, क्योंकि रेट डिक्रीज हो रहा है। रेट डिक्रीज होगा, तो सीधी सी बात है, अगर मैं B को डिक्रीज करूं, रेट आधा हो जाए, रेट अगर ट्वाइस हो जाएगा तो, रेट अगर ट्वाइस होगा तो, अगर रेट, तो इसका मतलब कि ए बढ़ेगा। फिर कंसंट्रेशन ऑफ A बढ़ाना पड़ेगा ना। सही बात है, यस कंसंट्रेशन सर। बढ़ाना पड़ेगा, A को घटाना है तो मेरे हिसाब से फिर आपको थर्ड तक जा सकते हो ऐसे। अब ये तो पहला वाला भी सही है ऐसे लग रहा है मुझे, तो दूसरा वाला भी सही लग रहा है मुझे, ऑल ऑफ दीज लग रहा है यार यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे KA² B है, और अगर मैं B को घटाकर, पहले मान लो B का 1 ले लेता हूँ, फिर 1/2 कर देता हूँ, सपोज करो 1/2 कर देता हूँ सपोज करो, तो और A का 1 रहने देता हूँ, A का डिक्रीज करने की बात जो कर रहा है, रेट सेम कर देता हूँ, रेट सेम कर देता हूँ, और जी A² सर। और 1/2 पावर में 1, तभी तो A घटेगा ही ना, रेट सेम रखने के बाद भी ये तभी घटेगा। तो अगर रेट सेम है हाँ। तभी घटेगा, ट्वाइस होगा तभी घटेगा, क्योंकि ये A का स्क्वायर है ना, तो ट्वाइस होगा तभी घटेगा, और हाफ होगा तभी घटेगा। मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज होना सर, चाहिए, और आप इसका एनालिसिस कर लेना। सर हाँ बोलो। बी को जब घटाएंगे, हाँ बी को घटाएंगे तो ओवरऑल रेट भी घटेगा। एक काम करना है, इसमें छोटा सा काम करना मेरे साथ, आप एक काम करना कि पहले A का कंसंट्रेशन कुछ मान लेना, A और B का कंसंट्रेशन कुछ मान लेना, जैसे A का कंसंट्रेशन मान लेना कि 1 है, और B का कंसंट्रेशन भी 1 मान लेना पहले, या 2 मान लेना, कुछ भी मान लेना, उसके बाद उसका एनालिसिस कर लेना। आप एक बार चेक कर लो, आप A ठीक का सर, ठीक। 1 और B का 1 मान लेना, और फिर क्या करना 1/2 कर देना B को, और फिर उसके बाद एनालिसिस कर लेना। एक बार आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि चारों होना चाहिए,
तो ऑल ऑफ दीज ही होना चाहिए, क्योंकि Okay, ऐसा sir. लग रहा है क्योंकि ए स्क्वायर है ना, तो बी के पावर 1 है, तो अब वहां पे अगर हम कंसंट्रेशन बी का घटाएंगे और रेट अगर 4 गुना हो जाता, 8 गुना हो जाता, तो ए का कंसंट्रेशन बढ़ जाता, लेकिन वो जी आधा सर. कह रहा है, ट्वाइस तक कह रहा है, ट्वाइस तक घटेगा, और सेम कह रहा है तब भी घटेगा, क्योंकि हम बी को घटाएंगे तो रेट सेम भी रह जाएगा, तब भी ए घटेना ही पड़ेगा। एक बार आप इसको हाँ, एनालिसिस कर लेना, डेटा के साथ चेक कर लेना। मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। आंसर क्या दे रहा है ऐसे? सर आंसर अभी नहीं देखा सर मैंने इसका. एक बार देख लेना ऐसे, लेकिन एक बार मैं भी थोड़ा एनालिसिस कर लूंगा, डेटा के साथ इसको पुट करके देख लूंगा मैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ठीक वही लग सर. रहा है कि डेटा पुट करेंगे अगर हम, तो ए का स्क्वायर है ना, ये ए का स्क्वायर के बेसिस हाँ. पे वो घट जाएगा। तो एक बार आप 1 1 रख के देख लेना, वो चेक कर लेना आप, ठीक है? क्लियर? जी सर. चलो फिर नेक्स्ट क्लास Yes, मिलते हैं। इसी के आगे की बात Thank करेंगे। you, sir. आप ए सेक्शन बना लेना, सेक्शन बी बना लेना, और जिन बच्चों के पास ठीक। मॉडलिंग उसको शेयर कर देना, आप लोग ग्रुप पे कर देना, आज परफेक्ट कर देना बेटा, ठीक है? ओके सर। ग्रुप पे आप पी ब्लॉक शेयर कर देना, नाइट्रोजन फैमिली। ओके Yes, sir. Thank you. थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं।